आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी नमस्कार। कि ज्योतिष है क्या। और ज्योतिष वास्तव में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि को दिया ज्ञान था। ज्योतिष वास्तव में ग्रहों की आकाशीय स्थिति और मानव जीवन पर पड़ने वाला उसका प्रभाव। ज्योतिषी के कितने हमारे ब्रांचेस होते हैं? ज्योतिष एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान। ज्योतिष के पीछे लगा ही विज्ञान है। तो आज नासा ने खोजा कि मंगल की जो मिट्टी है, जो रंग है वो लाल है। लेकिन हमारे ग्रहों में तो पहले ही मंगल को लाल ग्रह कहा गया है। वैज्ञानिकों ने एक 150 मिलियन किलोमीटर दूरी निकाली है जो सूर्य से पृथ्वी की है। लेकिन हमारे तो हनुमान चालीसा में लिखी है। हनुमान चालीसा की चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे योजन की, युग की, तो आपको एग्जैक्टली वही डिस्टेंस मिल जाएगी। तो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है रात के 11:30 बजे 14 तारीख को। अब दो देशों में आधे घंटे का अंतर हुआ। पाकिस्तान का जन्म हुआ है वज्र योग में। वज्र योग में क्या है? हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू द विकास स्टूडियोज पॉडकास्ट चैनल। नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज जो अतिथि हमारे साथ हैं उनका परिचय देने के लिए शायद पहली बार मेरे पास शब्दों का भंडार कम पड़ जाए, क्योंकि अगर उनके अवार्ड्स की लिस्ट गिनने जाएं तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर उनकी उपलब्धि में आपको गिनाने जाऊं तो वो लिस्ट भी कभी ख़त्म नहीं होती। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी पिछले 2 दशक में विभिन्न विश्वविद्यालयों में एज ए गणितज्ञ सेवाएं दे चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उन्हें भारत विभूति के अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और गणित में इन्होंने पीएचडी हासिल की हुई है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जो विभिन्न संस्थानों में पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। इनके द्वारा लिखे गए काफ़ी रिसर्च पेपर अच्छी लेवल पर पब्लिश हुए हैं और लोगों ने उन्हें पढ़ा है। आप हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध ज्योतिष संस्थान भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं और अब वहाँ पर आप एक शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अगर मैं परिचय देता रहा तो शायद आज शाम हो जाएगी और हमारे पास अभी वक्त का अभाव है। तो चलिए, क्षमा चाहता हूँ सर, आपका परिचय पूरा नहीं दे पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि ज्योतिष है क्या और इसका आरंभ कहाँ से हुआ? धन्यवाद शक्ति, धन्यवाद अविरल। आपको और विकास स्टूडियोज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ज्योतिष जैसे एक विषय पर एक चर्चा आयोजित करने का प्रयास किया और ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। आदिकाल से राजा महर्षि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ जी के ज़माने से आज तक ये ज्योतिष विषय चलता रहा है और जिसे हमें परंपरा के रूप में इसको निर्वहन किया जा रहा है। जो ज्योतिष वास्तव में ग्रहों की आकाशीय स्थिति और मानव जीवन पर पड़ने वाला उसका प्रभाव है जी। जिसमें हमारे 9 ग्रह, जिसमें 7 ग्रह जो हैं जो फिजिकली हमको दिखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जिसे गुरु भी कहते हैं, शुक्र और शनि, और 2 राहु केतु जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं जी। और सूर्य केंद्रीय भूकेंद्रीय सिद्धांत के आधार पर होने वाले ज्योतिषीय विश्लेषण को एक कुंडली के रूप में, जिसमें पृथ्वी को स्थिर मानकर सारे ग्रहों की गतियाँ, हर भाव में पड़ने वाली गतियाँ, उनकी प्रभाव को देखकर हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं जी। और ज्योतिष वास्तव में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि को दिया ज्ञान था, जिसको आगे उन्होंने शौनक ऋषि और सारे लोगों में ट्रांसफ़र किया। और जब तक ये बहुत लिपिबद्ध नहीं था उस समय तक, उसके बाद वो ज्ञान वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति जी। और शक्ति की पत्नी थी दशंती। शक्ति और दशंती का जो पुत्र थे वो थे ऋषि पराशर। और पराशर ऋषि जो हैं ये जनक कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे सूत्र ज्योतिष के लिखे, बहुत काम किया और आगे उनकी परंपरा को बढ़ाते हुए उनके शिष्य मैत्रेय के द्वारा इसको हमारे लिपिबद्ध करके सूचित किया गया, जिसे हम लोग पढ़ते हैं और व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटनाएं कब होंगी इसका हम आकलन कर सकते हैं। ऐसा प्रयास किया जाता है। जी।
सर, मेरा आपसे क्वेश्चन एक ये रहेगा कि ज्योतिषी के कितने हमारे ब्रांचेस होते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं अपने व्यूज़ की बात करूँ, बट मोस्टली मैं अपनी बात करूँ, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, और दैविक जीवन में हमारे ज्योतिषी का हमारे दैविक जीवन से उसका क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान। ज्योतिष के पीछे लगा ही विज्ञान है। हम इस विज्ञान के थ्रू आज नासा ने खोजा कि मंगल की जो मिट्टी है, जो रंग है वो लाल है। लेकिन हमारे ग्रहों में तो पहले ही मंगल को लाल ग्रह कहा गया है, ठीक है ना। अब वैज्ञानिकों ने एक 150 मिलियन किलोमीटर दूरी निकाली है जो सूर्य से पृथ्वी की है, लेकिन हमारे तो हनुमान चालीसा में लिखी है जी। ठीक है। हनुमान चालीसा की चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यता ही मधुर फल जानू। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे योजन की, युग की, तो आपको एग्जैक्टली वही डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसका सीधा सीधा हम पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे सूर्य है, फॉर एग्जांपल आपके उदाहरण के लिए सूर्य ले लें। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करता है तो सूर्य उच्च का होता है, और ये समय अप्रैल और मई का होता है। तो आप देखते हैं तो सूर्य उच्च का होता है तो तापमान का क्या हाल होता है। अभी सूर्य आज की डेट में सूर्य तुला राशि में चल रहा है। सूर्य तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तो जब कोई चीज़ नीच की हो जाएगी, तो सूर्य अगर नीच का होगा तो वो अपना जो कारक तत्व है उसको कमी करेगा। तो अब क्या हुआ, अब ठंड आनी चालू हो गई है। तो है ना, जब ग्रह उच्च और नीच के होते हैं अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रभाव है इसका। ग्रहों की स्थितियां हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। अब फिजिकली अगर मैं आज भौतिकी की बात करूं तो आपका गर्मियों में बिजली का बिल ज़्यादा आता है और सर्दियों में कम आता है। ये सूर्य का सीधा सीधा प्रभाव हमारे पास दिखता है। अब बात आई कि ब्रांचेज की, ज्योतिष की कितनी ब्रांचेज हैं। देखिए, मूल रूप से ज्योतिष तो वही है जो ग्रहों के द्वारा आचार्य पराशर ने लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें बहुत सारे शोध हुए, और इसमें देश काल पात्र के अनुसार ज्योतिष, पराशर ज्योतिष था, फिर जैमिनी ज्योतिष आया, फिर नाड़ी ज्योतिष आया, अष्टक वर्ग आया, और बहुत सारे ज्योतिष के विभिन्न विभिन्न प्रारूप आए हुए हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी भी है, अंक विज्ञान भी है, वास्तु भी ग्रहों से कनेक्टेड विज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें आई, तो ये बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। अच्छा सर, आज हम पॉडकास्ट करने वाले थे तो हमने किसी से पूछा तो पता चला कि आज अच्छा मुहूर्त है। मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट ये मुहूर्त और ज्योतिष का संबंध क्या है? देखिए, सामान्य भाषा में मुहूर्त का आशय है किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल स्थिति। ठीक है। जैसे अगर आप कोई खेती करना चाहते हैं तो कुछ जगह के अंदर, ज़मीन के अंदर बीज का निरूपण आपको करना है, तो आपको मौसम देखना पड़ेगा। अनुकूल मौसम होगा तो उसमें फल निकलेगा या कुछ पौधा बनेगा। ठीक है। और जिस तरह से अनुकूल स्थिति अगर ना होने पर उसके प्रभाव अनुकूल नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो मुहूर्त का आशय है, वैसे तो शाब्दिक अर्थ दो घटी होता है ज्योतिष में, लेकिन मुहूर्त का आशय है कि सही समय पर किया जाने वाला कार्य। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अगर सही समय पर कोई काम किया जाए तो उसकी सफलता तो आधी सुनिश्चित पहले ही हो जाती है। ठीक है। और इसमें मुहूर्त से मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आता है कि मुहूर्त में पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री और सूर्यनारायण व्यास, पंडित सूर्यनारायण व्यास, ये दो ज्योतिषाचार्य हुए जिन्होंने भारत की आज़ादी का मुहूर्त निकाला गया। पहली बार कोई ऐसी घटना हुई कि किसी चीज़ का मुहूर्त रात को 12 बजे, हमारा देश रात को 12 बजे आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 रात के 24 बजे, यानी रात के 00 पर, या 15 अगस्त का 00, ऐसे मान लें। तो ठीक उसी समय जो ये भारत हमारा आज़ाद हुआ है, और पाकिस्तान वालों को भी छूट थी कि वो अपने देश को कब आज़ाद करें। तो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है रात के 11:30 बजे 14 तारीख को। जी। अब दो देशों में आधे घंटे का अंतर हुआ। ठीक है। जो जन्म, मतलब ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है कि इसमें केवल हम मनुष्यों पर ही नहीं, हम निर्जीव वस्तुओं पर भी ज्योतिषीय शोध कर सकते हैं। तो हुआ क्या था कि रात को 12 बजे सारी स्थितियाँ सही थी, ग्रह भी सब अपनी अपनी राशियों में थे, लेकिन एक तो लगन चेंज हो रहे थे। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो जन्म है वो मेष लग्न में हुआ है, और भारत का जन्म जो हुआ है वो वृषभ लग्न में हुआ है। तो ये तो फिर भी सामान्य था, लेकिन रात को दो योग ऐसे थे जो बदल रहे थे। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है वज्र योग में, और हिंदुस्तान का जन्म हुआ है सिद्धि योग में। वज्र एक अशुभ योग है, सिद्धि एक बहुत शुभ योग है।
वज्र योग में क्या है, लूटपाट, राजनीतिक अहिंसा, राजनीतिक हिंसा, मारकाट, भूखमरी, गरीबी, है ना, और द्वेष, हिंसा, ये सारी चीज़ें आ रही थी, गरीबी। तो और ये था हमारा वज्र का, जो कि अशुभ योग था। और सिद्धि में था भाईचारा, विश्व बंधुत्व, शांति, प्रगति, विकास, प्रेम, सौहार्द, संपन्नता। तो आप आज की स्थिति देख सकते हैं पाकिस्तान की और भारत की। ठीक है, पाकिस्तान इतना दिनों से, हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं पाकिस्तान में, आप जान के हैरानी की वजह से बात नहीं है, सबको पता ही है कि पाकिस्तान में आज तक 5 साल कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। और जो भी 5 साल प्रधानमंत्री रहता है वो किसी न किसी, या तो किसी की हत्या होती है या किसी को जेल होती है उस कुर्सी पर बैठ के। तो ये योगों की एक मुहूर्त ही है जो चीज़ों को बदल देता है। तो सर, जैसे सब कहते हैं कि कभी भी जो तुम्हारे साथ हो रहा है अपने पास्ट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, एक्चुअली में पाकिस्तान ब्लेम कर सकता है। जी। और अविरल और शक्ति, आपको एक बात और देखने को मिलेगी कि जैसे मुहूर्त बदला तो उससे क्या बदला, योग तो बदले जी, साथ में लगन भी बदल गए जी। तो पाकिस्तान का मेष लग्न हो गया। तो जो जो ग्रह जहाँ थे उस समय एक पंचग्रही भी योग बन रहा था भारत की कुंडली के तृतीय भाव में, तीसरे भाव में, जो कि हमारा पड़ोसियों का भाव भी है। तो इससे क्या हुआ, जब लगन परिवर्तित होता है तो ग्रहों की स्थिति तो वही रहती है लेकिन भाव बदल जाते हैं। तो भारत की कुंडली में सरप्राइजिंगली राहु है, और राहु जो है भ्रष्टाचार का कारक है जी। बहुत अच्छी चीज़ों का भी है, लेकिन राहु का संबंध भ्रष्टाचार से भी आता है। तो आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भारत के लिए एक बड़ी समस्या है और शुरू से ही है, और निराकरण उसका कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन ज्योतिषीय सिद्धांत में ये चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें डालती है। दूसरी बात है कि हमारे तीसरे भाव में सारे ग्रह हैं, तो ये हमें हिंदुस्तान को पराक्रमी बनाते हैं जी। हमारी कुंडली के, भारत की कुंडली के छठे भाव में गुरु है, जो कि हमें कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, हमारे दूसरे भाव में मंगल है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की कुंडली, जो आधा घंटे पहले जन्म हुआ था जिसका, पाकिस्तान की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु है, जो कि गुरु सप्तम भाव में होकर लगन को देखता है। इसलिए पाकिस्तान की जो बनना था वो धार्मिक आधार पर हुआ। पाकिस्तान इसलिए इस्लामिक देश है कि गुरु की जो दृष्टि है वो लगन पर पड़ रही है, और गुरु क्या है, गुरु धर्म है। तो हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व है, वहाँ एक इस्लाम या एक पर्टिकुलर किसी धर्म के ऊपर बना हुआ देश, इस्लामिक देश है पाकिस्तान। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज्योतिष और अष्टक वर्ग में क्या संबंध है? ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं पराशर ज्योतिष की और अष्टक वर्ग की। देखिए, जो जनरली हम जिसे ज्योतिष कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पराशर ज्योतिष है जी। ठीक है, बाकी बहुत सारी हैं, जैमिनी है, मेदनी है, वर्षफल है, ताजिक है, बहुत सारे हैं। इसी की एक विधा है एस्ट्रोलॉजी में अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक वर्ग ऐसे समझें कि एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी है ये। ठीक है जी। इसमें हम जब पराशरी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ प्लेस है जी। किसको वो दृष्टि दे रहा है, किसके साथ वो युति कर रहा है, या किसके साथ वो राशि परिवर्तन कर रहा है। हमारे परम पूज्य के आदरणीय राव साहब ने हमें बताया है कि इसे बोलते हैं PAC, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजक्शन एंड एक्सचेंज। तो ये कोई संबंध हमारा बने पराशरी में, हम इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। इनसे बहुत सारे योग बनते हैं इन्हीं के निर्माण से, और उसके आधार पर फलित किया जाता है जी। तो इसमें दृष्टि संबंध की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जो हमारा अष्टक वर्ग है ये लग्न और लग्न के साथ जो 7 ग्रह हैं राहु को केतु को छोड़कर, यानी लग्न प्लस सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो 8 को मिलाकर इनकी जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हैं उसका एक गणितीय मैथमेटिकल मॉडल है जो कि हम कुंडली में आरोपित करते हैं। और हर ग्रह किसी न किसी कुंडली के किसी न किसी भाव को और कुछ न कुछ वो अंक दे रहा होता है जी। तो इसमें हर ग्रह का एक पहले प्रस्थारक होता है, एक टेबल होती है जिसमें हर ग्रह खुद को और दूसरे ग्रहों को कुछ कुछ बिंदु देता है। प्रस्थारक के बाद हम इनके हर एक ग्रह का एक भिन्नाष्टक होता है, तो इन सारे भिन्नाष्टकों को मिला के एक सर्वाष्टक बनाते हैं जिसे हम अष्टक वर्ग कहते हैं। अगर मैं अष्टक वर्ग कह रहा हूँ तो मैं आपको सर्वाष्टक की बात कहूँ, सर्व अष्टक, सारे भिन्नाष्टकों को मिला के जो एक अष्टक बनाया है, इसका जो टोटल होता है वो 337 पॉइंट होता है। और 337 पॉइंट को अगर हम 12 भाव होते हैं हमारे, 12 से विभाजित करते हैं 28.03 समथिंग एक वैल्यू निकल के आती है। तो हम ये देखते हैं कि क्या हर भाव में ये 28 बिंदु जो हैं ये अच्छे माने जाते हैं। अगर किसी भाव में 28 बिंदु हैं या उससे अधिक बिंदु हैं तो ये अच्छे माने जाते हैं। ये बिंदु 0 से लेकर 56 तक, 56 तक इनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो
जो हमारे त्रिक भाव हैं 6, 8, 12 भावों में कम बिंदु ये खराब भाव माने जाते हैं, बाकी भावों में अच्छे बिंदु माने जाते हैं। और इसमें ना तो कहीं ग्रहों का गोचर होता है, ना इसमें दृष्टि होती है, ना इसमें प्लेसमेंट होती है, ना इसमें युति होती है। सीधे हम भाव से जुड़े हुए बिंदु देखते हैं और उसकी प्रेडिक्शन करना चालू कर देते हैं। ये बहुत सहज विज्ञान है और इसमें प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छी होने की संभावना होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको राजीव गांधी जी की कुंडली बताना चाहूँगा जी। हमारा दशम भाव है कर्म का भाव, और जो एकादश भाव है वो हमारा है कर्मफल। ठीक है जी। दशम भाव हमारा प्रोफाइल है और 11वां भाव है प्रोफाइल चेंज होने का भी। ठीक है तो राजीव गांधी जी की कुंडली में दशम भाव में 31 बिंदु हैं, जो कि सामान्य जो 28 का पैरामीटर है उससे ज़्यादा है। तो ये पता लग रहा है कि ऐसा आदमी बहुत कर्मठ व्यक्ति ऐसा रहेगा जी। लेकिन 31 के रेफरेंस में 51 नंबर 11वें भाव है जो लाभ का भाव है। इसका मतलब सामान्य से अधिक कर्मठ और उससे बहुत अधिक लाभ। जी। ठीक है तो राजीव गांधी के जीवन में यही हुआ। राजीव गांधी ने वो पायलट थे, पायलट के तौर पे काम करते थे, लेकिन ग्रह दशा जब सही चली तो एकदम से उनके जीवन में अचानक से उन्नति हुई। जी। एक पायलट का प्रधानमंत्री बन जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। जी। जी। और कुंडली में यही ऐसा नहीं होता है कि +1 -1 = 0, ऐसा नहीं होता है। जो +1 घटना है वो भी होगी और जो -1 घटना है वो भी हो, दोनों घटनाएं होंगी। तो एक ही समय पर इंदिरा गांधी की मृत्यु होना राजीव गांधी जी के लिए बड़ा सेटबैक था, और उसी के बाद उनके जीवन की महान उपलब्धि कुछ ही घंटों के अंदर वो तय हो गया, तो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। तो एक ऐसे ही अब इन्हीं के भाई संजय गांधी की कुंडली पर आ जाए। संजय गांधी की कुंडली में जो इनका दशम भाव है उसमें 31 बिंदु हैं, लेकिन जो इसका एकादश भाव है इनकी कुंडली का उसमें मात्र 25 बिंदु हैं। इसका मतलब जो आप कर्म कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और इसी तरह से अष्टक वर्ग में हम देखते हैं जो थर्ड हाउस है, तृतीय भाव जो होता है वो होता है इच्छाओं का जी। और एकादश भाव होता है इच्छाओं की पूर्ति का। तो राजीव गांधी की कुंडली में इच्छाओं के भाव में 31 बिंदु हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति के भाव में 51 बिंदु हैं। क्या? जबकि जो संजय गांधी जी हैं उनकी इच्छाओं के भाव में मात्र 31 बिंदु हैं, लेकिन उनके एकादश भाव में कुल 25 बिंदु हैं। यानी बहुत, आपको मालूम है संजय गांधी कितने एम्बिशियस थे, उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, वो लीडर बनना चाहते थे। लेकिन देखिए एक व्यक्ति राजीव गांधी हवाई जहाज से उतरा, वो देश का प्रधानमंत्री बना। ठीक है दोनों ही हवाई जहाज उड़ाते थे, एक शौकिया एक प्रोफेशनली। और संजय गांधी एक हवाई जहाज पे चढ़ा और वो ठीक है मृत्यु उनकी हुई। तो अष्टवर्ग का सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसलिए मैंने बहुत सामान्य से दिया। इस पर बहुत भारी रिसर्च चल रही है और इससे हम किसी की गाड़ी, मकान, सुख, शिक्षा, संतान, ठीक है, उसकी वैवाहिक संबंध, बिजनेस पार्टनरशिप, उसकी रिसर्च, उसका पराक्रम, ठीक है, उसके कर्मफल, उसके लाभ हानि देख सकते हैं। बहुत अच्छा विज्ञान है अष्टवर्ग। बहुत बड़ा एक ज्ञान का भंडार है और इसमें हम जितना डीप जाते हैं तो जैसे पता चल रहा है कि कुछ और ब्रांचेस हैं। सर आपने कुछ देर पहले कहा था कि निर्जीव वस्तु पर भी हम एस्ट्रोलॉजी लगा सकते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है या सुना है कि कुछ वास्तु एक्सपर्ट होते हैं जो चीज़ों को और जगह के स्थान के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करते हैं या सिचुएशंस बताते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है। तो ज्योतिष का और वास्तु का क्या कनेक्शन है या दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति, आपने ज्योतिष और वास्तु के संबंध के बारे में बात की। जी। एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये आकाश का विज्ञान है जी। ठीक है, ज्योतिष, और ये धरती का विज्ञान है वास्तु। जी। आकाशीय स्थितियों का निरूपण करना है तो हम सोचते हैं कि मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी से कौन सा ग्रह कहाँ होगा, किस राशि में होगा, किस नक्षत्र में होगा, किस योग में विचरण कर रहा होगा। और वास्तु में वो विज्ञान है जो हमें आसानी से दिखता है। जी। ठीक है, हमें ज़मीन दिखती है, अपना घर दिखता है, हमारा दिशाएं दिखती हैं हमारी। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और बड़े आराम से हम ज्योतिष और वास्तु का संबंध बना सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें हमारा रहन सहन, घर, परिवार, ये सब मिलता है। जी। और वास्तु के बहुत सारे नियम हैं जिससे हम बड़े आराम से और ज्योतिष के नियमों को मिला के ये जान सकते हैं इस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, कैसे घर में रहता होगा, इसकी जीवन के अच्छे होने की संभावनाएं कैसी होंगी। जैसे मैं एक सूत्र बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, जो कि पब्लिक एट लार्ज पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लगते हैं, 70 to 80% लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लगी किसी का कुंडली में गुरु
चौथे, 8वें, 10वें या 12वें भाव में हो। चौथे, 8वें, 10वें, 12वें भाव का मतलब ये है, या तो इन भावों में बैठा हो, तो जिन भावों में चौथे में बैठा हो, 8वें, 10वें या 12वें होगा, तो अपनी पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा जी। चौथा भाव है हमारे घर का, हमारे मकान का, ठीक है ना। जब भी गुरु की दृष्टि उस चौथे भाव पर पड़ेगी, तो उसके घर के बहुत ही निकट 500 मीटर की रेंज में शिक्षा से संबंधित कार्य होने चालू हो जाएंगे। या तो कोई बड़ा स्कूल उसके पास में होगा जी। या फिर कोई देवालय होगा, मंदिर होगा, वहाँ पर मिलेगा। और ये भी बहुत हद तक संभव है, जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु यहाँ पर है, तो वो ज़मीन पर ना रहकर किसी फ्लोर पर रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर। और इसका रीज़न है कि गुरु जो है आकाश तत्व है, तो चौथे घर पर आकाश तत्व का प्रभाव, गुरु से जुड़े हुए कार्यों का प्रभाव होगा। यदि किसी के चौथे भाव पर मंगल की, ठीक है, चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है, या मंगल खुद चौथे में बैठा है, तो उसके घर के आसपास अग्नि से संबंधित कार्य होने चालू हो जाएंगे। हो सकता है उसके घर के ठीक सामने खंभा हो बिजली का, या कोई बड़ा ट्रांसफार्मर रखा हो, घर के बहुत ही पास किसी प्रेस की दुकान हो जी। या कहीं लोहे की कटिंग का कोई काम चल रहा हो, या कोई रेस्टोरेंट हो, यानी अग्नि से संबंधित कार्य होने की बहुत बहुत संभावना है। यदि किसी के घर चौथे भाव में राहु या राहु का कोई प्रभाव आ रहा है, राहु से संबंध आ रहा है चौथे घर का, तो हो सकता है उसके घर के आसपास कोई बेसमेंट खुद रहा हो, ठीक है, या उसके घर के आसपास कोई गौशाला हो, ठीक है, या कुछ पॉल्यूशन होता हो, या ये भी हो सकता है उसके, अगर चौथे भाव में केतु बैठा हो, तो ये भी हो सकता है उसके घर के सामने जो रास्ता जा रहा है उसकी आखिरी ये गली बंद हो जाए। तो ग्रहों से हम इतना भी निरूपण कर सकते हैं। तो सर, आपसे बात करके तो मुझे अभी तक मेरा एक भ्रम था, मुझे लगता था कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं शायद उनके पास कोई जादू होता है, तभी वो कुछ प्रेडिक्शन कर पाते हैं या बोल पाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन आपने अभी कुछ लॉजिक्स दिए, तो इसका मतलब पूरी एस्ट्रोलॉजी में हर बात का कुछ लॉजिक है। बृहद पराशर होराशास्त्र, पराशर ऋषि के द्वारा लिखे गए सूत्र हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं, और हर चीज़ का हम इसमें नियमों के आधार पर आकलन करते हैं। और बिल्कुल 100% तो नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी 100% कहना बहुत हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा तक जो हमने रिसर्च पाई है, ये पाया है ये चीज़ ठीक है, और आपके व्यूअर्स भी इसे तथ्य को जानने का प्रयास करें। तो जैसे शक्ति भाई ने बोला कि आपके जितने भी ज्योतिष हमारे सॉरी जितने भी ज्योतिष हमारे प्रेडिक्शंस करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक हमेशा प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से हमने आजकल काफ़ी सारे जो मॉडर्न साइंसेज हैं, उनमें देख रहे हैं कि वो लोग ज्योतिष का यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये ज्योतिष और मेडिसिन का एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है? देखिए, हर ग्रह ना हमें कहीं ना कुछ दे रहा है, ठीक है ना। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में भी हम नंबर 1 को सूर्य कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है, वो हमारे रिश्ते या नाते सब बात की चीज़ें, पहला है सूर्य जी। सूर्य क्यों? वो हमारा जीवन है। जब हम जीवित रहेंगे तभी तो हम अपनी परिवार को जानेंगे, समझेंगे। तो जो जीवन देता है सूर्य देता है। सूर्य क्यों देता है? हम सूर्य से एक निश्चित दूरी पर हैं, ठीक है। उस निश्चित दूरी से जो पीछे है ना, वहाँ जीवन है, और जहाँ पास है वहाँ भी जीवन है। बुध और शुक्र पर कोई जीवन नहीं है, वहाँ तापमान इधर अधिक है, जीवन की संभावनाएं वहाँ पर कम है। तो जब हर ग्रह हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिसिन में, किसी न किसी चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य है, सूर्य और मंगल ये रक्त के कारक भी हैं, ठीक है। सूर्य का अगर चौथे भाव में सूर्य हो जाए और सूर्य पर कोई पाप प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग की संभावना हो जाती है। अगर किसी कुंडली में बुध नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को त्वचा से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। आप किसी कुंडली देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली में, वैसे आमतौर पर ये सूत्र बताए नहीं जाते आपके अध्ययन करने के लिए, लेकिन फिर भी चूँकि आपके इतने अच्छे व्यूअर्स होंगे, तो मैं मानता हूँ कि आप तथ्य पर आधारित बात करेंगे। अगर आप किसी कुंडली में देखें छठे भाव में गुरु है, तो आप पाएंगे कि उसके घर में अनुवांशिक रूप से शुगर की बीमारी चली आ रही होगी, ठीक है। या तो शुगर की बीमारी बहुत हद तक, बहुत प्रतिशत तक उसकी शुगर की बीमारी होगी, नहीं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से शुगर की बीमारी को क्रिएट कर लेगा। तो गुरु हमें शुक्र जो है हमारे प्रजनन संबंधित बीमारियां दे देता है नीच का होने पे या किसी खराब भाव में जाने पर, ठीक है। चंद्रमा अगर, यानी चंद्रमा कहीं पर अस्त है ना, या किसी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं है,
किसी पाप प्रभाव में आ रहा है, मंगल या शनि के प्रभाव में आ रहा है, तो ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा संकेत है। तो हर ग्रह से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। मंगल आपको सर्जरी दे देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से ग्रहों का चिकित्सा से सीधे सीधे संबंध है, जो ज्योतिष में हम D1 कुंडली, जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, उसके बाद हमारी एक कुंडली होती है नवांश कुंडली, दोनों की स्थिति देखकर हम पता लगा सकते हैं बड़े आराम से। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य दृष्टि का कारक भी है। अगर द्वितीय भाव में किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी राइट आई में दिक्कत है, अगर 12वें घर में तो उसकी लेफ्ट आई में दिक्कत हो सकती है। जी सर, अभी हो सकता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने जहाँ तक कहानियाँ सुनी हैं या कुछ भी कहीं पढ़ा है, तो अक्सर जो लोग ज्योतिष का ज्ञान जानते थे वो अक्सर अपनी आजीविका के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे। सोचो किसी राजा के महल में अगर कोई ज्योतिष का कार्य करता था तो वो उस राजा के ऊपर डिपेंड होता था। अभी भी अक्सर क्या होता है कि अगर कोई अच्छा पंडित कुछ अच्छा ज्ञान दे रहा होता है तो लोग कहते हैं कि ये अपना भविष्य तो जान नहीं पाया, खुद ऐसे बैठा है, ये हमें क्या राजा बनाएगा, ये खुद की स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको देख पा रहा हूँ सर, आप पहले एक अच्छे गणितज्ञ थे और अच्छे प्रोफेसर थे, तो वहाँ ऑब्वियसली आजकल हम सबका पैसा कमाने का एक ज़रूरत होती है, तो आप एक अच्छी खासी इनकम वहाँ से ले रहे होंगे। लेकिन अभी आप इस फील्ड में आ चुके हैं, तो शायद आपने उस चीज़ को क्रैक कर लिया है कि कैसे हम इस फील्ड से आजीविका चला सकते हैं। तो क्या आप हमारे उन व्यूवर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इस फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या ज्योतिष से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं? देखिए, बिल्कुल थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 100% आपका ज्योतिष से भविष्य बता दूंगा तो बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। ज्योतिष से 100% भविष्य नहीं बताया जा सकता, इसका दावा करना भी बेकार है। हाँ, ज्योतिष ही अपने ज्ञान से, पराशरी जो शास्त्र है ज्योतिष का, उसके आकलन से, अपनी रिसर्च से, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये आगे का ट्रेट देख सकता है जो आपके आने वाले समय में होने वाले हैं, और काफ़ी हद तक वो हो भी जाते हैं। लेकिन इसका दावा करना, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे ज्योतिषी भविष्य बताता है। सपोज मैं और आप दिल्ली से निकले हैं और मुरादाबाद की तरफ हम लोग निकले, और आप बाइक पर हैं और मैं कार में हूँ। मैं आपसे, आप कार में, आप मेरे से आगे निकल गए, बहुत दूर निकल गए, मैं बाइक से पीछे 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 आ रहा हूँ, और आप पहुँचे आगे, कोई नदी है, वहाँ का पुल टूटा हुआ है और वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपने मुझे, मैं आपसे पीछे हूँ अभी 100 किलोमीटर, आपने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि सर मत आइएगा, पुल टूटा हुआ है। तो आपके लिए जो वर्तमान है ना, वो मेरा भविष्य है जी। तो आप जो बता रहे हो मेरा भविष्य है, तो आप वहाँ पहुँच के बता सकते हो। तो ग्रहों की युति से, संबंध से, महादशा से, अंतर्दशा से, प्रत्यंतर दशा से, गोचर से कोई ज्योतिषी आगे होने वाले प्रभावों को बता सकता है। ज्योतिषी एक साइन बोर्ड है, जो जीवन में प्रारब्ध है, वो जो घटना है वो होकर ही रहेगी, ठीक है। अगर आपने ज्योतिषी की बात को माना, अगर ज्योतिषी योग्य है तो, और मैं आपको बता दूं ज्योतिषी होने की पहली कंडीशन है ज्योतिषी गणितज्ञ होना चाहिए, ठीक है। आपके पाइथागोरस, आर्यभट्ट, वारामिहिर, सब ये ज्योतिषी हैं, और सब ज्योतिषी सारे गणितज्ञ हैं। तो पहली शर्त यह है, क्योंकि पूरा फलित गणित पर होता है जी। अगर आप कुंडली ही नहीं सही से बना पाओगे, आपने कुंडली ही गलत बना दी, उसके दशमांश और सारे वर्गा चार्ट आपने गलत बना दिए, आपको दशा ग्रहों गोचर का याद नहीं है, आपको नक्षत्र की स्थिति याद नहीं है, आपको उस नक्षत्र के आधार पर ये नहीं पता लग रहा कि किसी व्यक्ति की भोग्य महादशा क्या होगी, उपग्रह क्या होंगे, गुलिक मांदी स्थिति कहाँ होंगी इनके उपग्रह के साथ इनके कितने हो लग रहे होंगे। तो सारी गणितीय कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अगर वो गणना नहीं कर सकते तो ज्योतिषी का थोड़ा सा उतना प्रेडिक्शन सही नहीं जाता है। तो इस तरह से मैं जो भी ज्योतिष फील्ड में आना चाहते हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये कोई चमत्कार वाला विज्ञान नहीं है। आप ये भूल के भी किसी ज्योतिष से अपेक्षा ना करें कि ज्योतिषी कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा और चमत्कार कर देगा। वो आपको एक सलाह दे के जाएगा, आप उसकी सलाह माने तो निश्चित रूप से जो प्रारब्ध में आगे घटना होने वाली है उसको झेलने के लिए आप सतर्क हो जाओगे और उससे बहुत अच्छे से पास आउट उसको कर लोगे। तो एक तो बहुत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा रहें, गणित में बहुत अच्छे रहें, बहुत थोड़े पढ़ें। और हाँ, एक बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, मैंने फील्ड में देखा है कि जो ज्योतिषी आते हैं वो चाहते हैं कि बस पहले 2 दिन सूत्र पढ़े और तीसरे दिन प्रेडिक्शन चालू करना वो चालू कर देते हैं।
तो कृपया ये ना करें, पहले पूरे डॉक्टर में, फिर ऑपरेशन थिएटर में जाएं, फिर किसी का इलाज करें। क्योंकि यदि आपने किसी भी तरीके से किसी को गलत बताया तो उसके साथ होने वाले किसी न किसी अच्छे या बुरे कर्म से आपका एसोसिएशन हो जाएगा, जो कि कर्म सिद्धांत है जिसे सबने भुगता है आज तक। तो कृपया करके इसको बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। सर जैसे सर मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि अगेन मेडिकल साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्योतिषी का एस्ट्रोनॉमी से क्या रिलेशन रहता है आजकल के टाइम में, और आपको क्या लगता है उन ज्योतिषी का एस्ट्रोनॉमी में किस तरह से यूज़ होता है? क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे हम लोग ज्योतिष में बात करते हैं कि स्टार्स और उससे आपकी कुंडली मैच करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं उसी टॉपिक पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखिए, जो बड़ी से बड़ी गणनाएं हमारे नासा वाले बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है इस समय, या चंद्रमा हमसे कितनी दूर है, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, किस किस डायरेक्शन में लगेगा, कितनी दूरी पर लगेगा, कितना प्रभाव होगा, इतनी सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमारे 10 रुपये का पंचांग बता देता है। ठीक है, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में जो हम जिसे खगोल गणित कहते हैं, ठीक है, ज्योतिष के 3 पार्ट हैं। एक है ज्योतिषी संहिता यानी लिटरेचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी जो गणित संहिता, और तीसरा हमारा पार्ट है आपका फलित ज्योतिष। ठीक है ना, तो पहले हिस्ट्री ऑफ ज्योतिष, देन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद फलित आता है। तो इससे हम बड़े आराम से, अगर आपको बताया जाए, आपको आसमान में जाकर के देखना हो कि चंद्रमा शुक्र ये एक सीधी रेखा में है, ठीक है, तो आप जाके देखोगे आप कुंडली में उस दिन वो एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं उसी समय पर। ठीक है, आप किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखो एक साथ, अगर वो हैं एक साथ बैठे हैं, तो आप आंख बंद करके उनको बोल दो कि आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है। अगर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के सप्तम समसप्तक हैं, आमने सामने, कुछ करने की होती है, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी कहती है उस दिन पूर्णिमा ही होगी। ठीक है, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी बता देती है 2 चंद्र ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में भूकंप आएगा ही। ये मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी बताती है, जो ज्योतिष बताता है हमारा। सर, ज्योतिष और मनोविज्ञान, आप ये दोनों अलग अलग विषय हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका में तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स को साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। पाश्चात्य देशों में एस्ट्रोलॉजर की कोई अलग वो नहीं है, उनको मनोवैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। क्योंकि माना यह जाता है कि एक ज्योतिषी का और एक साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है, एम तो उनका एक ही है ना, मानव जीवन का अच्छा भला। टूल अलग हो सकते हैं। ज्योतिषी अपने पंचांग का सहारा लेगा, अपनी ग्रह स्थितियों का सहारा लेगा, बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेगा, और योग या जो भी प्रेडिक्शन के जो टेक्निक है उनका सहारा लेगा, उसके साथ वो आगे चलेगा, और उनके अनुसार व्यक्ति को दशा महादशा गोचर के अनुसार उसके होने वाले फल, किसकी दशा चल रही है, किस भाव का स्वामी है, उसको भूमि से संबंधित समस्या है या कोई कुछ प्राप्ति का संकेत है, गुप्त विद्याओं में उसका अर्जन है या क्या है, वो सब बताएगा एक एक चीज़ों को। यही बात जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हुए, साइकियाट्रिस्ट हुए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ठीक है, फैमिली काउंसलर भी होते हैं। हम सबका एम ये है कि जो व्यक्ति निराश आपके पास आया है, उसके अंदर एक ज्योति पुंज जलाना है सकारात्मकता का। उसके लिए साधन कुछ भी हो, साधन एस्ट्रोलॉजी हो, साधन नाड़ी ज्योतिष हो, साधन वास्तु हो, या साधन हमारा अंग विज्ञान हो, कुछ भी साधन हो, हमें एक मैनकाइंड के वेलफेयर में काम करना है। और मेरा तो पर्सनली मानना है, या तो ज़िंदगी में अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। जी सर, तो हम जैसे सुनते हैं कि ज्योतिष में बहुत तरीके के उपाय होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह के उपाय होते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है ज्योतिष से? देखिए, सबसे पहली बात है कि ज्योतिष में सारे उपाय हैं, उपाय काम भी करते हैं। अब उपायों को ज्योतिष से ना जोड़ा जाए, उपाय तो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जी। अगर आप अपने घर से शूज़ पहन के भी बाहर आ रहे हो तो भी आप उपाय करके आ रहे हो, ठंड पड़ने पर आप जैकेट पहन रहे हो वो भी आप उपाय ही कर रहे हो। तो उपाय को केवल ज्योतिष के रेफरेंस में ना यूज़ किया जाए। आपको कहीं जाना है और आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप घर से गाड़ी लेके निकलते हो, बजाय कि सिटी बस में आपको। तो उपाय तो हम हर चीज़ के करते हैं।
अब ज्योतिष में उपाय जब आते हैं तो ज्योतिष के सारे उपाय ना वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि मैनकाइंड के फेवर में काम करने वाले उपाय हैं हमारे, ठीक है। और इसमें जो रेमेडीज़ होती हैं, जो उपाय होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे मंत्र रेमेडी है, ठीक है, यंत्र रेमेडी है, तंत्र रेमेडी है। तो मंत्र है, मंत्रों का उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न अधि प्रचोदयात्, ये मंत्र है। तो आप देखो इन मंत्रों का एक आरोह और अवरोह है। कभी आप महाकाल के मंदिर में जाएं या केदारनाथ जाएं, आप एक घर में पूजा करते हैं, ठीक है, एक बाहर करते हैं। अब वास्तु का भी नियम मैं बता दूं कि वास्तु का नियम है कि घर में मंदिर और मंदिर में घर नहीं होना चाहिए। तो आप अगर कभी कहते हैं कि मेरे घर में मंदिर है, ये गलत बात है। आपके घर में पूजा स्थल हो सकता है, मंदिर नहीं हो सकता। तो मंत्रों के उच्चारण आप मंदिरों में जाके उनके आरोह अवरोह आपको गूज़बम्प आ जाएंगे अगर आप वहाँ देखोगे। तो वो मंत्र रेमेडी हैं, उनके अनुष्ठान हैं। हर ग्रह को से रिलेटेड बीज मंत्र हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम है। हमारे परम पूज्य आदरणीय प्रोफेसर राव साहब इसे बहुत बड़ी रेमेडी मानते हैं, बहुत बड़ा उपाय मानते हैं। आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपको लगता है कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं जिनसे आप परेशान हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु के 1000 नाम का पाठ करें, और उससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रोफेसर साहब के.एन. राव साहब का सूत्र है और हमको अनुसरण करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मंत्र हैं। मंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं और शब्दों में ताकत होती है। इन्हीं जो क ख ग जो हमारे शब्द हैं हिंदी देवनागरी के, इन्हीं के अच्छे संयोजन से मंत्र भी बनते हैं, इन्हीं के संयोजन से गाली भी बनती है। तो अगर आप किसी को बुरा बोलोगे इन्हीं शब्दों का संयोजन करके, तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से। तो मंत्र हैं। फिर मंत्र के बाद हमारे यंत्र हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं कि कई बार एक व्यक्ति है जो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, तो यंत्र रेमेडी होती हैं। जैसे आपको बताऊँ, सूर्य यंत्र आपने सुना होगा, सभी लोगों ने नवग्रह यंत्र होते हैं हमारे, 9 ग्रहों के यंत्र होते हैं जी। सूर्य यंत्र। और आपको मतलब एक बात मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो रिसर्च हो चुकी है जिस पर, कि जो हमारा लोशो ग्रिड पढ़ते हैं ना, चाइनीज़ लोशो ग्रिड जो यंत्र है, जिनको एक कहानी बनाई गई है कि कछुआ है, मिला था किसी नदी में, उस पर शैल पर कुछ नंबर थे, उन नंबरों को किया तो वो नंबरों का कॉम्बिनेशन 492, 357 और 816 आया, जिन्होंने उसको लोशो ग्रिड किया। ये अभी 500 ईसा पूर्व की बात है। और हमारे वेद, पुरातन कालीन वेदों में पहले से सूर्य यंत्र का उल्लेख है, जिसका कॉम्बिनेशन है 618, 753 और 294, ठीक है। ये एग्जैक्टली लोशो ग्रिड को, हमारे सूर्य यंत्र को अगर आप 180 डिग्री उल्टा कर दोगे तो लोशो ग्रिड सामने आ जाएगी, ठीक है। तो वो उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया हमारे इन चीज़ों से। तो ये हमारे यंत्र हैं। तो यंत्रों के बारे में ये माना जाता है, अगर इन अंकों का प्रयोग करके इन यंत्रों को सही समय पर आप प्रतिस्थापित कर दोगे तो निश्चित रूप से वो अपने आप मंत्र की चैंटिंग प्रभाव छोड़ने लगते हैं। वो वाइब्रेशन का खेल है सारा, वो अंकों के द्वारा जी। बाकी एक तंत्र भी होता है, ठीक है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा परिचय करना नहीं चाहूँगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समझ से बाहर की हैं। तो एक ये रेमेडी होती है, एक होती है आपकी सिंबॉलिक रेमेडी जी। सिंबॉलिक रेमेडी में आप क्या करते हैं, आप सूर्य को जल देते हैं। सूर्य को जल देना सिंबॉलिक रेमेडी है जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके एक लोटा पानी देने से सूर्य पे कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन सिंबॉलिक रेमेडी आप जो आपके जीवन का सूर्य है जी, आपके जीवन का सूर्य है आपके पिता जी, ठीक है। आपके जीवन सूर्य हैं जहाँ आप काम करें, उस कंपनी का बॉस, अधिकारी जी। तो आप उसको प्रसन्न करने के लिए, उससे पॉजिटिव लाभ पाने के लिए आप सूर्य का जल अर्पण कर रहे हो। और सूर्य को जब आप जल अर्पण करते हो, उसमें भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप सूर्य को देकर जल अर्पण करते हो तो आपकी नाक के सामने से जब धार निकलती है जल की, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को इफेक्ट करती है और यहाँ से विवग्योर बनता है, एक पिरामिड बनता है, जो कि आपके 7 चक्रास को हील कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो वो दिन आपको बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी सिंबॉलिक रेमेडी हैं। और पुराने ज़माने में आपने बड़े लोगों से सुना होगा, 2 ही रेमेडीज हैं, दान और पुण्य, ठीक है। क्योंकि हम होते ही क्या है, किसी की मदद करने वाले। दान मतलब जिसका जो है उसको ले जाओ। तो मैंने आपको बताया ये आपकी रेमेडीज़ के टाइप, ठीक है ना। ये हमारी सिंबॉलिक रेमेडी हुई। इसी में कलर रेमेडी भी होती है जी, ठीक है ना। अब आप देखिए कि हम यहाँ बैठे हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। आप कल्पना करो कि एक घर ऐसा हो जिसमें फर्श, छत, चारों दीवारें ब्लैक कलर की हों,
क्या वहाँ रह पाएंगे, या अडल्ट लड़कियाँ वहाँ रह पाएंगे, तो कलर थेरेपी। और एक थेरेपी होती है म्यूज़िक थेरेपी। आप देखो मेडिटेशन में जहाँ भी मेडिटेशन होगा वहाँ सॉन्ग्स का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर म्यूज़िक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक रेमेडी है, और बहुत तरह की रेमेडी है। और दान पुण्य बहुत अच्छी रेमेडी है, आप दान करें, ज़रूरतमंद की हेल्प करें, ठीक है ना। और कोई भी तामसिक उपाय ना करें। तामसिक उपाय में बहुत सारे विधि ऐसी हैं जिनका मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगा, जो कि किसी का अहित भी कर सकती हैं और उसके साथ आपका भी हित संभावना होगी नहीं। तो आप दूसरों के प्रति अपनी उदारता दिखाते हुए किसी को शिक्षा के लिए प्रमोट करें, किसी की भूख को मिटाएं जी। और इस तरह का कुछ अच्छा काम करें तो बहुत अच्छा होगा। सर, मैंने ऑब्ज़र्व किया, आपने एक टर्म यूज़ की, ज्योतिषी शिक्षा। जहाँ तक मैंने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था, शिक्षा वो होती है जो हमारे समाज को थोड़ा बेहतर बनाए या हमारे समाज को थोड़ी तरक्की की तरफ ले जाए। तो आपने ज्योतिष के साथ शिक्षा को जोड़ा है, तो ज्योतिष हमारे समाज में कैसे? देखिए, ज्योतिषी का ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक ज्योतिषी के ऊपर। ज्योतिष करना बहुत आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। आप किसी के भविष्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आने वाली जो चुनौतियां हैं या अवसर हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हो। और एक शब्द है ज्योतिष में, ऊहा पोह पटु। आपको कब, ज्योतिष को हमेशा सत्य बोलने वाला नहीं होना चाहिए, ऊहा पोह पटु होना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में अपने जो भी उसका जातक आया, जो उसके पास किसी बिलीफ से आया, उसके जीवन में वेलफेयर उसका कर सके या अच्छा वो कर सके। तो पहले क्या होता था कि मैं थोड़ा सा खिन्न भी हूँ जो आजकल ये हो रहा है। पहले क्या होता था, एक ज्योतिषी के प्रकांड कोई ज्योतिषी होता था, उसके 4 पुत्र होते थे या 5 पुत्र होते थे। उनमें जो सबसे समर्थ होता था, ठीक है, वो उसको ही ज्योतिष की अपनी शिक्षा प्रदान करता था। और ऐसे ज्योतिष शिक्षा परंपरागत रूप से आगे बढ़ती थी। बिल्कुल। ये ज्योतिष विज्ञान का जो है ना ज्ञान, जो है ये बड़ा गुप्त ज्ञान है, ठीक है। आपकी कुंडली का अष्टम भाव ये गुप्त ज्ञान है, ये जन जागरूक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कुछ समय से ऐसे होने लगा है कि कोई भी पात्र, सुपात्र, कुपात्र, कोई भी आगे इस ज्योतिष के विज्ञान को सीखने की कोशिश करता है। फिर आप देख रहे हैं उसके क्या प्रतिफल होते हैं। अपने कर्म के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान वो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत गंभीरता का ये विषय है। और ज्योतिष के जीवन में आपका जब भी इंटरेस्ट जगेगा ज्योतिष शिक्षा पाने के लिए, तो आप ये पाएंगे कि आपका पंचम भाव जो है ना कुंडली का, वो शिक्षा का है। वो भाव आपको दिखाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे, और वही भाव दिखाएगा कि आप कितने अनपढ़ होंगे। कुंडली का वो जो भाव है, अगर चौथा भाव माँ का सुख दिखाएगा, तो चौथा ही भाव सिखाएगा कि इसके माँ का सुख इसके जीवन में नहीं है। अगर आपकी नौकरी का लगना दशम भाव दिख रहा है, तो आपकी बेरोजगारी भी दशम भाव दिखा रहा है। तो जब शिक्षा की बात करते हैं तो पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है। लेकिन अगर इस शिक्षा का संबंध अष्टम से आ जाए, अष्टम भाव से आ जाए, तो अष्टम भाव आपकी गुप्त विद्या है, अष्टम भाव आपका रिसर्च भी है, ठीक है ना। तो जब भी आप देखना, कोई भी ज्योतिषी, जो मेरे मित्र यहाँ देख रहे हैं आपके पॉडकास्ट को, और जिनको ज्योतिष थोड़ा बहुत आता है, जिनको दशा महादशा निकलनी आती है, कोई भी व्यक्ति जब इस शिक्षा में आएगा, ज्योतिष ज्ञान की शिक्षा में आएगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो अंतर्दशाएं या महादशाएं, या तो पंचमेश या अष्टमेश की महादशा चल रही होगी, या अंतर्दशा चल रही होगी, या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, या इनका आपस में किसी न किसी का कैसे संबंध आ ही रहा होगा। बिना संबंध के कोई व्यक्ति पंचमेश, अष्टमेश, पंचम भाव, अष्टम भाव और लग्नेश के संयुक्त संबंध के बिना कोई व्यक्ति इस शिक्षा में नहीं आ सकता। और इसमें आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत आगे जग जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं, बस सीखते हैं, वो नहीं चल पाते। तो जो अपनी महादशा में ज्योतिष की शिक्षा लेने आएगा, महादशाएं सबकी बहुत लंबे समय की होती हुई है। केतु की 7 साल की, शुक्र की 20 साल की, सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की, कुल मिला के 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं। अपनी महादशा में अगर कोई व्यक्ति इसमें आ गया तो अपनी शिक्षा को पूर्ण करता जाएगा, और जीवन में आगे भगवान ने अगर उसके प्रारब्ध अच्छा रहा तो बहुत अच्छा करेगा। अंतर्दशा में भी आएगा, वो ज्योतिष में अच्छा करेगा। लेकिन कई बार लोगों की प्रत्यंतर दशा आती है, वो ज्योतिष में आ तो जाते हैं, प्रत्यंतर दशा कुछ महीनों की होती है, कुछ दिनों की होती है, तो वो खत्म हो जाती है, तो उनका ज्योतिष में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप ये सूत्र जरूर पाएंगे कि जब आपकी शिक्षा, आप ज्योतिष का ज्ञान लेने आ रहे हो, तो पंचमेश, अष्टमेश, पंचम भाव, अष्टम भाव, लग्न भाव से संबंध जरूर आएगा। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली।
अच्छा सर, अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे उन व्यूवर्स को कुछ गाइडेंस दें या कुछ बातें बताएं जो किसी से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग किसी गलत इंसान से कंसल्ट कर लेते हैं तो उनके साथ फिर वो इस पूरी शिक्षा को या इस पूरे ज्ञान को फिर वो गलत बताने लगते हैं। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा टिप्स दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लोग भी किसी वजह से ज्योतिषी से अपना कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आमतौर पर लोग जब परेशान होते हैं तभी ज्योतिषी के पास जाते हैं। जी। जब कोई ना कोई समस्या होगी तभी ज्योतिषी के पास जाते हैं। शुरू से ही ऐसी बात है, मानव स्वभाव भी ये है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। जी। तो ज्योतिषी के पास आते हैं जब उनकी स्थितियाँ बिगड़ चुकी होती हैं। अब ये भी आपके प्रारब्ध का ही है, ये भी आपके भाग्य का है कि आप किस व्यक्ति से मिल रहे हो, ठीक है ना। आपको सही समय में सही ज्योतिषी या सही डॉक्टर मिलेगा तो आपके जीवन के उत्कर्ष की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जी। तो मेरा मानना मात्र ये है कहना कि जो लोग भी ज्योतिषी से परामर्श लेना चाह रहे हैं, पहले उसकी योग्यता देखें और केवल अंधविश्वास में आके किसी ज्योतिषी को अपना हाथ ना दिखाएं, किसी को कुंडली ना दिखाएं। पहले उसकी शिक्षा का उसका अवलोकन करें, ठीक है ना, और कुछ चीज़ों को तार्किक रूप में जानने का प्रयास करें। जैसे कि एक योग है, किसी को भी बताया जाता है कालसर्प योग। जी। ठीक है, कालसर्प योग बड़ी भ्रांति है कालसर्प योग को लेकर। किसी को भी अगर कालसर्प योग का नाम बताया तो काल एक नेगेटिव वर्ड है, सर्प एक नेगेटिव वर्ड है, उनको मिला दिया, योग बना दिया, और कालसर्प योग से ज़्यादा वो कालसर्प दोष बोलते हैं। जी। और उसके नाम पर विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ की जाती हैं। लेकिन हमने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में अपने गुरुओं के सानिध्य में ये पाया है कि किसी भी क्लासिकल बुक्स में, किसी भी क्लासिकल साहित्य में ज्योतिष के कालसर्प दोष जैसा कोई दोष है ही नहीं, ठीक है ना। लोगों को मंगल दोष के नाम से डराया जाता है। मंगल अगर 6 भावों में होता है, उत्तर भारत के अनुसार 5, और मंगल अगर हम साउथ इंडियन कुंडली में देखें तो दूसरा भाव भी उसमें ले लेते हैं, तो 6 भावों में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। जी। तो इस हिसाब से किसी भी देश की या पृथ्वी की आधी आबादी जो मांगलिक है, ठीक है, तो उससे भी इतना डरने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि अगर आपको कोई भी ज्योतिषी, कोई आपका जो आप कंसल्टेशन जिससे लेने जा रहे हो, गणित में प्रवीण हो, देश काल पात्र का अच्छा ज्ञान हो, जी। आपको डराने का प्रयास ना करे, जी। आपकी जो जीवन की संभावनाओं को उसको उठाने का प्रयास करें, आपको अपलिफ्टमेंट करने का उपाय करें, और जब वहाँ से जाएं तो उपाय साथ में लें ना लें, लेकिन आप एक मानसिक शांति के साथ वहाँ से जाना चाहते हो, आपको जीवन की राह दिखनी चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि अगर आप किसी रत्न को, भगवान ने हमें सांस लेने के लिए नाक दिया, सुनने के लिए कान दिए, आँख दिया है, और मुंह दिया है हमें बोलने के लिए, ठीक है, हमारे जरूर अंग दिए हैं सारे। क्योंकि अगर भगवान को और भी कुछ देना होता तो कोई रंग या रत्न वही लगा के हमें भेज सकता था, ठीक है। मैं ये नहीं मान सकता कि आप 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख या 10 लाख का कोई नीलम या कोई रत्न पहन लोगे, उससे शनि अपनी गति में 1 डिग्री भी मूवमेंट आगे या पीछे कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से आप अपना ज्योतिषी आकलन कराएं और ज्योतिष को सही माने समझें, और ज्योतिषी को ये कोई चमत्कारिक पुरुष ना समझें। जी। ठीक। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से ली है उसे अपनी ज़िंदगी में लाएं। किसी से भी कंसल्टेशन करने से पहले थोड़ा सा सतर्क रह के कंसल्टेशन करें, क्योंकि आप अपने रथ के लिए एक सारथी चुनने जा रहे हैं या आप एक मार्गदर्शक चुनने जा रहे हैं, तो उसका चयन थोड़ा सोच समझ कर करें। बहुत कुछ है सर से बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन हम डिटेल में हर टॉपिक पे सर से बात ज़रूर करेंगे, और जब भी सर के पास वक्त होगा। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने चलते शक्ति जो है आप एक बार लूँगा, चलते आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल क्रिया समय इस जीवन में चमत्कार नहीं होते, परिवर्तन होते हैं जी। हमारे जीवन में परिवर्तन होंगे, जी। ठीक है। अगर आप किसी परेशानी में, किसी दुविधा में हैं और आपको लगता है आपका वक्त सही नहीं चल रहा, तो जीवन में परिवर्तन होता है, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। तो आप सकारात्मक रहें, ठीक है, अपने आसपास के लोगों
के प्रति आप उदासीन ना हो जी। और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब भी आप कभी निराश हों तो ये मेरी चाइल्ड लाइन ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। इसमें रोने धोने की क्या बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। जी। इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। हम तो फिर भी इंसान हैं, जो कह लेते हैं मन की बात को, वो चांद कहाँ तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। अरे तो हम एक इंसान ही दूसरे इंसान की रेमेडी है। और आपके जीवन में चलते चलते एक टिप और महत्वपूर्ण देना चाहूँगा मैं, कि आपके जीवन में आप ये सोचें आप कितने योग्य हैं अयोग्य हैं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके जीवन का पथ प्रदर्शक, जैसा शक्ति जी आपने बोला, या मार्गदर्शक कौन है, ये महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन से ज़्यादा पराक्रमी कहीं कर्ण और एकलव्य थे, जी। ठीक है, लेकिन जीवन में अपने सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन पर अर्जुन की तरह श्री कृष्ण साथ में नहीं थे। जी। तो अपने जीवन के दिशा बनाने के लिए जो सारथी, अगर आप ज्योतिषी के रूप में उसे लेना चाह रहे हो, जो आपके भविष्य के बारे में आपको बताना चाह रहा है, जिस पर आप अटूट विश्वास आप करने वाले हो, तो उस सारथी का चयन बड़े अच्छे से करना है। और अपने जीवन में आप किसी गुरु को लाए ना लाएं। गुरु कब काम आता है, जब आप गुरु के पास जाते हो, गुरु मुझे यही समस्या है। लेकिन अपने जीवन में आपके एक मेंटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटर को कभी कहनी नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन से कहा था, हे पार्थ तुम चिंतित क्यों हो। और गीता इज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। इतनी ट्रेनिंग के बाद जब अर्जुन को लगा कि वो थोड़ा सा अपने मोह में आ गए हैं, तो गीता का ज्ञान एक पहला काउंसलिंग स्टेटमेंट है, जहाँ वो दिखाता है कि अर्जुन की हताशा, निराशा को उन्होंने अर्जुन के पौरुषत्व में उन्हें बदल दिया, और फिर अर्जुन ने गांडी उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। ज्ञान का भंडार अभी बहुत है और हम हर चीज़ के डेप्थ में जाएंगे। सर से हम बातें करेंगे और उन सभी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद सोल्व कर पाएंगे या खुद जान पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी। तो हम हर चीज़ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था या बहुत ही बेसिक डिस्कशन था जो हमने अभी सर के साथ किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारी चीज़ों से अपडेट रहें तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। जी सर। अविरल जी और शक्ति और विकास स्टूडियो के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ज्योतिष एक बहुत गहन ज्ञान है, गहन अध्ययन है। तो अगर आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, आपकी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती रही, तो शीघ्र ही हम ज्योतिष के विभिन्न सब्जेक्टों पर पूरी एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल गणित होगा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कुंडलियाँ बनाना, कुंडलियों का निर्माण कैसे होता है, देश विदेश की कुंडलियाँ कैसे बनती हैं, ग्रह उपग्रहों की स्थापना कैसे होती है, गुलिक मांदी कैसे निकाले जाते हैं, चलित कुंडलियों का निर्माण कैसे होता है, दशा महादशा योगिनी दशा विष्णुति दशा कैसे बनती हैं। इनको करने के साथ साथ महादशा और दशाओं के फलित को हम पढ़ाएंगे आपके साथ। साथ में एक हमारा जो सनातन साहित्य है, ज्योतिष का साहित्य, जिससे हमारा युवा वर्ग आजकल बहुत दूर है, ठीक है, हम वो सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको, पढ़ाने का प्रयास करेंगे गोचर, ग्रहों का गोचर, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी की कुंडली आज भी वही है जब वो प्रधानमंत्री है, तब भी वही थी जब वो एक चाय का वितरण करते थे। तो क्या बदला, दशा महादशा गोचर की स्थितियाँ बदली, वो हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अष्टवर्ग, जिसके बारे में हमने अभी इस इंटरव्यू में चर्चा की थी, अष्टवर्ग को बहुत अच्छे तरीके से हम सिखाएंगे। मुहूर्त निकालना आपको, जो विश्वेशी पंचांग से हम निकालते हैं, बहुत अच्छे पंचांगों से। उसके बाद शादी और विवाह, एक बड़ा टॉपिक है, विवाह और संतान। हर आदमी अपने विवाह और संतान को लेके बहुत ज़्यादा, और मैं तो काफ़ी सारे लड्डू भी खा चुका हूँ विवाह संतान के। और जो मेरे पास आते हैं, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, एक मेरे पास क्लाइंट आए हुए थे और वो आके बैठे रहे, तो मैंने उनको देखा कि हाँ शादी में प्रॉब्लम है, कि हाँ शादी में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी अभी एक रिश्ता आया हुआ है। मैं ठीक है, आपके अक्टूबर में शादी के लड्डू हम खा लेंगे। वो घर से निकल के गए, आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आता है कि उनका रिश्ता हो गया और हम उनके घर में गए और उनकी शादी में दिखा के लड्डू हमने खाया, ठीक है। तो विवाह और संतान, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बहुत सारे विषय हैं, जैसे मेदिनी ज्योतिष, ठीक है ना, कि जो व्यक्ति का ज्योतिष है वो तो वो अलग है, एक राष्ट्र का भी ज्योतिष होता है, जैसे मुंडेन ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं। किस साल कितनी दाल तिलहन महंगे होंगे, शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा, या फिर
आपका मौसम कैसे रहेगा, भूकंप आएगा नहीं आएगा, विश्व में कितनी क्रांतियाँ होंगी, अब जैसे रूस और इसका भी चल रहा है, यूक्रेन का। ये मेरी ज्योतिष के बाद हम देखेंगे षडबल ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बली है। इवन अगर आप लोगों का प्यार मिला तो एक बहुत विषय है, बड़ा चैलेंजिंग विषय जिसे हम होते हैं लॉन्जिविटी, आयु, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हमने की है और उसकी आवश्यकता, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद फलित के सूत्र, ठीक है, उसके बाद प्रश्न कुंडली, षटपंचाशिका, लघु पराशरी, जी, उनको देखने के बाद हम वर्षफल जाएंगे। जैसे हमारी कुंडली जन्म की कुंडली थे, वर्ष की कुंडली थे, वर्षफल भी हम करेंगे। और उसमें एक बहुत अच्छा विज्ञान है जैमिनी शास्त्र, हम जैमिनी शास्त्र को भी अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करके आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।